सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं। आपके दिमाग को सोचने के लिए एक ऐसी सामग्री लेकर आया हूं, आप मजबूर हो जाओगे कि आज यदि ये यहां हो रहा है तो कहीं ऐसा न हो कि कल को ये हमारे हो। हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, सेव लक्षद्वीप ट्विटर चल रहे हैं, कई संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है लक्षद्वीप में, उसको आज हम इस चैनल पर जानने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं वर्तमान में भारत में अलग अलग विचारों के अलग अलग धनी लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहां मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि तटस्थ होकर अपने विचारों को सोचिए। बिल्कुल अंधे होकर कुछ कह दिया, कुछ कर दिया या जो देख लिया उसी को आधार बनाकर एक तरीके से अपने को नाशवान स्थिति में ना गुजारिए। ऐसी अपील है। आगे आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी बॉडी है, जैसा आप समझो आप करने के लिए स्वतंत्र हो। भारतीय संविधान भी आपको इसकी इजाजत देता है। मेरा टॉपिक है आज ये कि लक्षद्वीप में जो ये अभियान चल रहे हैं, जो ट्विटर पर ये सेव लक्षद्वीप चलाया जा रहा है, या अन्य किसी भी तरीके से लोग जो लक्षद्वीप को बचाने के लिए कह रहे हैं, आखिर ऐसा लक्षद्वीप में हो क्या रहा है। बिल्कुल तर्कयुक्त बात करूंगा और बेबाक बात करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, तर्कयुक्त और बेबाक बात, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैं भारत का नागरिक हूं और इसकी इजाजत मुझे भारतीय संविधान देता है। आप लोग इसको समझते हो नहीं समझते हो, ये आपका अपना वक्तव्य है। आपके वक्तव्य की मैं सम्मान कर सकता हूं, साथ दूं ये जरूरी नहीं। तो जो लक्षद्वीप का मुद्दा है उसे मैं स्टार्ट करता हूं। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें लक्षद्वीप की भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को जानना पड़ेगा। तभी हम वर्तमान में जो ये अभियान चल रहे हैं उसको हम आसानी से समझ पाएंगे, और जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है या लोकतंत्र खतरे में है नहीं, हमारी समझ का नतीजा है। इन सब बातों को इस लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए लक्षद्वीप को जानते हैं। आपके सामने लक्षद्वीप को मैंने मैप के अंदर रिप्रेजेंट किया है। आप जानते हो भारत के जो दो द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये एक तरीके से भारत के मोती है, अनमोल रत्न है। पर्यटन की दृष्टि से ये अपना परचम पूरे विश्व में लहराते हैं, पूरे विश्व में। इसके अलावा यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने को बनता है, और तो और यहाँ पर प्रदूषण जैसी स्थिति बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पर ना तो कभी आपने सुने होंगे कि कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और न ही आपने कभी कोई मारकाट जैसी घटना सुनी होगी। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ इस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि लक्षद्वीप खतरे में है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, केरल है और यहां पर यह आपका लक्षद्वीप है। आप समझ गए होंगे लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। एक बात तो हमारे सामने ये हो गई। यदि मैं कहूं क्या है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो है परवाल द्वीप है। आप इसको कह सकते हो कोरल रीफ। समुद्री जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि को हम कोरल द्वीप कहते हैं, परवाल होते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं इसको। अब कितने द्वीपों का समूह है, तो आपको बता दूं 36 द्वीपों का समूह है। ये 36 द्वीपों का समूह है। इस संख्या पर मत जाना, आपको मैं बताऊंगा कि ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। करते हैं बात उसकी। अब ये जो आप देख रहे हो कवारत्ती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, और आपके एग्जाम में ये कई बार आई हुई है, कई बार आई। क्षेत्रफल
और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, यूटी लिख रहा हूं मैं यहां पर। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी, इसका एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर। क्या एरिया होता है, इस इतने एरिया में ये विस्तृत है। और जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो जनसंख्या है 60,000 से 70,000 तक की यहां की जनसंख्या है, जिसके बीच में 65,000 के आसपास आप इसको मान सकते हो। अब यहां पर जो है राजनीतिक स्थिति कैसी है राजनीतिक स्थिति, उसको मैं बताने जा रहा हूं। राजनीतिक स्थिति, यदि हम कहें कि सेंटर में इनका क्या योगदान है, तो लोकसभा में केवल इनकी एक ही सीट है, केवल एक सीट है, मतलब यहां से एक ही एमपी जाता है। और यदि मैं कहूं यहां पर विधानसभा है तो नहीं है, यहां पर विधानसभा नहीं है, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी यहां पर नहीं है। तो जिस तरीके से अन्य राज्यों में आप विधानसभा देखते हो, लोग इलेक्ट करते हैं, एमएलए बनते हैं, वो स्थिति यहां पर नहीं है। सेंट्रल लेवल पर देखें तो एक एमपी यहां से जाता है। एक तो ये बात होगी। तीसरी, इसके अंदर जो है लोकल सेल्फ रूल है, लोकल सेल्फ रूल है। इस संबंध में यहां पर जो यहां के जो लोग हैं वो पंचायत समितियों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और पंचायत समितियों को यहां पर काफी राइट्स भी है, अधिकार भी है यहां पर। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने यहां पर आकर उन अधिकारों को छीन लिया है। अब ये प्रफुल्ल पटेल कौन है, अभी बात करते हैं। जो तीसरी स्थिति है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आप इसको प्रशासक कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। और जनरली ये जो होते हैं, कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। यदि हम सामान्यतः बात करें, कई जगह अपवाद देखने को मिल जाते हैं, तो ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, या आईएएस होते हैं या आईपीएस होते हैं। यदि लक्षद्वीप के अपने पुराने बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ के जो प्रशासक है ये आईएएस आईपीएस ही रहे हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर है ये है प्रफुल्ल पटेल। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल के पटेल है, ये है। और ये कोई आईएएस आईपीएस नहीं है, ये राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है। और बेसिकली इनका संबंध जो है गुजरात से है। ये गुजरात में एमएलए बने थे, ये 2007 की बात है। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर यहां से स्टार्ट किया था, सामान्यतः मतलब ऊंची दिशा में। अब ये जो प्रफुल्ल पटेल है, इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इनकी तस्वीर आपके सामने मैं लाके दिखाता हूं। ये प्रफुल्ल पटेल है, यहां प्रफुल्ल पटेल है। ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। इन्होंने यहां पर कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो कि हास्यास्पद है। मैंने जितना एनालाइज किया है उसको मैं हास्यास्पद ही कहूंगा। अब आप विचार करें कि ये किस तरीके का सिस्टम है, कैसी डेमोक्रेसी है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये आपको एक तरीके से मेरा होमवर्क है। आप सोचो क्या चल रहा है, क्या हमें इसका समर्थन करना चाहिए, क्या हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। आंख मूंद कर अंधे बनने की आवश्यकता नहीं है। जो देश में वर्तमान में चल रहे हैं ना कि अंधे हैं, ये वो उस टाइप के अंधे नहीं है कि उनकी आंख नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक लय में चल पड़े, उनको तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, जो कि किसी देश के लिए, किसी कंट्री के लिए घातक होती है। ध्यान रहे ये। तो हमने लक्षद्वीप को जाना। अब कौन से कानून बनाए हैं इसने। यहां पर जो पंचायत है, खास रूप से इनको प्रभावित किया गया है। और आप देखिए, पंचायत ही यहां पर एक लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि यदि हम सेंटर को देखें तो वहां तो एक एमपी जाता है, और पंचायत तो
यहां पर बड़े रूप में है और विधानसभा है ही नहीं, तो लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो यहां पर पंचायतें हैं और इनके कुछ शक्तियों को इन्होंने छीन लिया, मतलब लोकतंत्र को इन्होंने प्रभावित किया है। कैसे किया है अभी बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं यहां पर उन कानूनों की बात करूंगा जो यहां के लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं। आइए, मैंने आपके समय को देखते हुए इसका ड्राफ्ट पहले तैयार कर दिया है, आपको समझा अभी देता हूं। इन्होंने जो कानून बनाया है, मैंने बकायदा यहां हेडिंग भी लिखी है, लक्षद्वीप के नए कानून जो लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं, प्रफुल्ल पटेल के द्वारा। प्रफुल्ल पटेल कौन है अभी बात कर चुके हैं। पहला कानून या पहला क्राइटेरिया या पहला स्थिति या पहला प्रस्ताव इन्होंने क्या कर रखा है, 5 क्षेत्रों से पंचायत समितियों को हटा दिया गया। मतलब इसके कहने का मतलब है कि पंचायत समितियों की जो शक्ति है वो कम कर दी गई, शक्ति कम कर दी गई 5 क्षेत्रों से। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षा है, एजुकेशन, ये अपने अंडर में ले लिया, स्वास्थ्य हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि, फिशरीज, ये सब क्या है? यहां के आजीविका के साधन है, आजीविका के साधन है, उन पर इन्होंने प्रहार किया। पंचायतों को कमजोर करने का एक ये प्रयास है। अब क्यों प्रयास है करने का, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आप ये हमें दे दीजिए, हम करेंगे इसका। जबकि अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं थी कि पंचायतें अपना काम नहीं कर रही थी या किसी तरीके से कोई एनालाइज किया गया हो या कोई समिति गठित करके रिपोर्ट मांगी गई हो कि लक्षद्वीप में पंचायत समितियां डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है या नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आंख बूंद कर वहां से वो शक्तियां ले ली गई। क्यों, कैसे, कोई रीजन नहीं है। इसी तरीके से यदि मैं इसके दूसरे कानून की बात करूं, दूसरे प्रस्ताव की बात करूं, तो आपके सामने आता है ये, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो मैं मेरे नजरिए से कहूं तो मुझे बहुत हंसी वाला प्रतीक होता है। एक नॉर्मल बात है कि ये कानून कब बनाया जाता है, ये कानून कब बनाएंगे हम? ये कानून हम तब बनाते हैं जब हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना होता है। लेकिन यहां की जनसंख्या तो कम है, अभी हम लोगों ने बात की 60 से 70 हजार के बीच में, ये जनसंख्या तो कम है। तो फिर इस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता है? और तो और यहां की जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.4 के आसपास है और सबसे कम फर्टिलिटी रेट है ये। और यहां की जो महिला साक्षरता है ये भी सर्वाधिक है यहां की। तो ये पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी, इसको इतना तंग क्यों किया जा रहा है? किस लिए, क्या मुद्दा है यहां पर? कोई आतंकवादी घटना यहां घटित नहीं होती है, कोई गलत काम यहां नहीं होते हैं, फिर क्यों किया जा रहा है? और जबकि इस तरह के कानून बनाने का तो ये लॉजिक है। फिर यदि आप कानून बनाते हो तो इसे पूरे देश में लागू करो ना, पूरे देश में लागू करो, इसमें क्या समस्या है? कीजिए ना, लेकिन नहीं कर सकते। आपको एक आंकड़ा बताता हूं मैं, ये भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वर्तमान में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें जो 303 एमपी जो टोटल है, इसमें से 96 एमपी एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे यदि इस तरीके का कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाए। 96 100 मान लीजिए मोटे तौर पर बाहर हो जाएंगे यदि एक कानून लागू कर दिया, इसे लागू नहीं कर सकते। अब आप देखिए स्थानीय लोग क्या कहते हैं, यहां के जो लोकल लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं? लोकल लोगों का यहां कहना है कि यह कानून क्यों लाया गया। तो लोकल लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये,
उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया। ये क्या है, हमारे यहां जो प्रोमिनेंट नेता है, प्रोमिनेंट जो कैंडिडेट होते हैं, उनका ये सफाया करना चाहती है यहां से और खुद अपने कैंडिडेट लाना चाहती है। एक लाइन लिख दीजिए, सरकार प्रोमिनेंट कैंडिडेट को या कैंडिडेट का लक्षद्वीप से सफाया करना चाहती है। अब आप देखिए, इस कानून की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट हो तो आप लागू कीजिए, स्वागत है उसका, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मजेदार बात आपको और बताता हूं, स्थानीय लोगों के अनुसार है ये भी, इसमें भी आपको हंसी आएगी और आपको लगेगा कि यार कितने बेबाक तरीके से ये बोलते हैं। ये स्थानीय लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लक्षद्वीप में कोरोना नहीं था, कोविड-19 का कोई मामला ही नहीं था, लेकिन इस प्रफुल्ल पटेल ने आकर यहां पर कोरोना फैला दिया। कैसे, आइए जानने का प्रयास करते हैं हम। ये देखो, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप में कोरोना फैलाया। मजेदार बात है, देखिए ये प्रफुल्ल पटेल है, इसकी जो नियुक्ति हुई थी, मतलब लक्षद्वीप के जो ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे, ये दिसंबर 2020 में बनाए गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दमन व दीव और दादर व नागर हवेली, इसके भी एडमिनिस्ट्रेटर है। ये दो संभालते हैं, वक्त नहीं है इनके पास। अब देखिए लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। प्रफुल्ल पटेल से पहले लक्षद्वीप की स्थिति, लक्षद्वीप में क्या प्रावधान था, यदि कोई लक्षद्वीप में आता है तो उसे कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों ही स्थितियों में उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। देखिए कितना जबरदस्त कानून, इनके प्रशासन की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी, तभी तो यहां पर कोई रोगी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही प्रफुल्ल पटेल जी आए, इन्होंने नया कानून बना दिया कि आप लक्षद्वीप में आ सकते हो, बस आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर आना है और कुछ नहीं करना, आप आइए। जिसका घातक परिणाम आज के दिन में लक्षद्वीप को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए इसका परिणाम क्या निकला। जनवरी 2021 में लक्षद्वीप में पहला कोविड-19 का रोगी मिला, पहला, इससे पहले था ही नहीं। और इस भयानक रूप को हम मई अप्रैल 2021 में देख रहे हैं। आज के टाइम में लगभग इसमें 6000 केस देखने को मिल रहे हैं और 24 की मृत्यु हो चुकी है। अब आप बताइए, नियमों में ये जो बदलाव है किस तरीके से वहां के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, और इन्होंने पंचायत समितियों से स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो अपनी तरफ में ले लिया है। अब ये कैसे स्वास्थ्य को सही करेंगे वहां पर, इन्होंने तो कोविड फैला दिया, जबकि पहले जो नियम बने हुए थे उसके तहत आप स्वास्थ्य के परचम को देखिए, कोविड का एक रोगी भी नहीं आया। लेकिन इनकी नियुक्ति के बाद जैसे ही इन्होंने नियम बदला, यहां कोविड के रोगियों की भरमार होगी। भरमार इसलिए कह रहा हूं कि जनसंख्या इनकी 60,000 से 70,000 के बीच में है और 6,000 कोविड के रोगी मिले हैं। आप परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है यहां पर और कितने टाइम में, जनवरी से मई, इन 4-5 महीनों के दौरान। क्लियर हुई सारी बातें? तो अपने आप के दिमाग पर जोर डालिए, एक बेमतलब में अंधों की तरह सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब मैं आता हूं प्रफुल्ल पटेल के नेक्स्ट कारनामे पर। आइए, एक प्रपोजल लिया है, हालांकि कानून का रूप तो अभी तक नहीं बना, लेकिन एक प्रपोजल सामने आया है एक्ट के रूप में, एंटी गुंडा एक्ट। बताओ, एंटी गुंडा एक्ट एंटी सोशल एक्टिविटी को रोकने के संबंध में है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष तक बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के, मतलब बताना जरूरी नहीं है आपको किस लिए गिरफ्तार किया हमने, बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के
डिटेन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। याद कीजिए 1919 का रोलेट एक्ट, उससे मिलता जुलता होगा ये कानून, ध्यान रहे। लेकिन अब यहां फिर हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। यह कानून कब लाया जाता है? जब क्राइम रेट ज्यादा होता है। जहां पर क्राइम रेट ज्यादा होता है वहां पर इस तरह के कानून लाए जाते हैं, या कोई ऐसी संभावना हो कि यहां पर कोई आतंकवादी गतिविधियां घटित हो सकती है, इस टाइप के कानून कुछ समय के लिए लाए जा सकते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी, आप सोच नहीं पाओगे कि लक्षद्वीप का जो क्राइम रेट है सबसे कम है। यहां पर क्राइम होते ही नहीं। तो ये कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन स्थानीय लोग यहां पर ये कहते हैं कि यदि हम सरकार के खिलाफ कोई बात कहेंगे, ये जो कानून लाएगी उसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उस प्रदर्शन को पहले से ही रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। क्योंकि कानून तो ये धीरे धीरे आप देख लीजिए इस टाइप के ला रहे हैं। इस टाइप के जब ला रहे हैं तो वहां की जनता जागरूक तो होगी, और जागरूक हो क्यों ना, महिला साक्षरता तक वहां तक ज्यादा है। जहां पर साक्षरता ज्यादा होगी वो इन बेमतलब की वजहों को बहुत भली भांति समझते हैं और उनका विरोध करते हैं। केरल इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो। केरल में आप देख लीजिए, वहां विकास को तवज्जो दी जाती है, वहां पर अन्य और किसी भी सिस्टम को लागू नहीं होने दिया जाता। इसका परिणाम आप चुनाव में देख चुके हो। और यहां भी यही स्थिति है, तो आप देखिए क्राइम रेट कम है, दंगे फसाद नहीं होते, आतंकवादी गतिविधियां घटित नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहां पर ये रोलेट एक्ट से मिलता जुलता एक कानून लाए जाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब प्रफुल्ल पटेल के नेक्स्ट कारनामे पर चलते हैं। स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं प्रफुल्ल पटेल जी लक्षद्वीप के अंदर। स्मार्ट सिटी, लक्षद्वीप का डेवलपमेंट हो, विकास हो। जबकि स्थानीय लोगों से जब पूछते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। छोटा सा तो है 32 वर्ग किलोमीटर का, स्मार्ट सिटी क्या बना के करेंगे क्या? और फिर आपको ये लक्षद्वीप ही मिला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। 2014 से आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हो, कहां बन गई? दरअसल यहां पर जो बिजनेसमैन है, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनको यहां पर लाकर इनकी जमीन का सत्यानाश करने का पूरा प्लान रचा जा रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से इतना खूबसूरत ये द्वीप है, पर्यटन को बढ़ावा इतना दिया जा सकता है हद से ज्यादा, और उससे भारत की जीडीपी को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जमीन हथियाएंगे, और जमीन हथियाने के बाद में इसके पर्यटन को पूरे तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी किसी दूसरे राज्यों में एक बार एग्जाम्पल के रूप में भी बन जाए तो भी हम कह दें कि यार ठीक है, भारत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन लक्षद्वीप में यदि मैं बात करूं तो बनाने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? यहां पर कोई जरूरत नहीं है, यहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैं इसके नेक्स्ट कारनामे पर चलता हूं। अल्कोहल को अनुमति दे दी। आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। ये जो प्रफुल्ल पटेल है, बेसिकली इनका संबंध कहां से है? गुजरात से। ठीक है, गुजरात में अल्कोहल क्या है? बेन, मतलब अल्कोहल को ये पसंद नहीं करते, अल्कोहल को राज्य से बाहर निकालिए। लेकिन इन्होंने लक्षद्वीप में अल्कोहल को अनुमति दे दी कि अल्कोहल यहां पर बिकेगा, शराब की दुकानें यहां खुलेगी। छोटा सा है, 32 वर्ग किलोमीटर का है। यहां पर यदि 10-15 शराब की दुकानें भी खोल दी तो पूरा सत्यानाश कर देंगे वहां के फैमिली बैकग्राउंड का। और पहले से बैन है ये यहां पर, लेकिन उस बैन को खोल दिया कि नहीं, यहां पर शराब बिकेगी। पहले से बैन है ये। क्यों भाई? आप यहां गुजरात में तो बैन करते जा रहे हो, इधर आप इसको खोलते जा रहे हो। ऐसा क्या सिस्टम है? इसका क्या लॉजिक बना? आप तो शराबबंदी के पक्षधर हो, तो फिर यहां शराब को आपने अनुमति कैसे दे दी? तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद है।
सोचने को मजबूर करता है कि इनके दिमाग में चलता क्या है। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, इनको ये राय कौन देता है। खैर, अब मैं अगले इनके कारनामे की बात करूंगा। बीफ पर बैन। बीफ मतलब गाय का मांस। मैं दोनों पक्षों को लेकर चलूंगा। बीफ पर बैन कर दिया। देखिए, पहली बात तो यहां का जो कल्चर है, ये मलयाली कल्चर है। इसमें बीफ खाया जाता है। तो एक तो यदि हम पक्ष रूप में देखें तो यहां के कल्चर को इन्होंने प्रभावित कर दिया, लेकिन मैं कुछ हद तक इसके पक्ष में बात करूंगा। इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात है। वास्तव में गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। तो यहां पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें ये इजाजत देता है कि भाई हम गाय की रक्षा करें। और हिंदुत्व के आधार पर गाय माता होती है, रक्षा की भी जाती है, करनी भी चाहिए। इसे मैं कुछ हद तक सही मानता हूं, इसको मैं गलत नहीं कहूंगा। इसको मैं यदि कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से देखूं तो भी ये जायज है, तो भी ये सही है। तो दोस्तों, आज हमने लक्षद्वीप विवाद पर चर्चा की। मेरे इस पॉइंट को यदि आप थोड़ा सा किनारा कर दें तो पांचों पॉइंट लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। इसी कारण से सेव लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बचाओ जैसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आपका अपना विचार है, आपके विचारों की मैं कदर करता हूं और मेरे विचार जो थे मैंने आपको बता दिया। लक्षद्वीप में लोकतंत्र खतरे में है। एक अध्यापक हूं, तर्कयुक्त बात करता हूं। ऐसी कोई बात आपको मैंने नहीं कही है जिसका कोई आधार ना हो। वो एक अलग बात है कि आप बिना आधार के सोचते हो। हर किसी के सोचने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी सोच का मैं सम्मान कर सकता हूं, समर्थन दूं, ये जरूरी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस सोच को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा यदि लक्षद्वीप को आप बचाना चाहते हो ताकि आने वाले समय में ये गाज आप पर ना गिरे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि क्या चल रहा है, किस तरीके का सिस्टम इंडिया में क्रिएट हो रहा है। इससे हमें बचना होगा और बचाना होगा। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।